हेलो एवरीवन। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सारंग और गुवान को किस करते हुए देखकर उनके फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं और इस वजह से सारंग और गुवान बहुत एम्बैरेस होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों मिलकर दोनों की अच्छे से क्लास ले रहे होते हैं। वही सॉन्गसिक सदमे में एक कोने में बैठा होता है। अब ये दोनों गर्ल्स उन दोनों से क्वेश्चन करने लगती हैं कि ये सब कब से चल रहा है और तुमने हमसे इतना बड़ा सीक्रेट छुपाया। यहाँ पे रुवान दोनों गर्ल्स को शांत करवाता है और कहता है कि ये तो खुशी का मौका है और हमें इन्हें वेस्ट विशेष देना चाहिए। अब यहाँ पे दायुल कहती है कि अगर तुम लोगों ने कुछ और भी छुपाया है तो वो भी बता दो। यहाँ पे दायुल जोक मारती है और कहती है कि अब ये मत कह देना कि तुम चेयरमैन के नाजायज बेटे हो। जिस पर गुवान उन्हें अपनी सच्चाई बताता है और कहता है कि मैं चेयरमैन का नाजायज बेटा नहीं बल्कि असली का बेटा हूँ। फिर वो सॉन्गसिक के बारे में भी बताता है कि वो डिपार्टमेंट मैनेजर है। अब ये सब सुनने के बाद मानो उन तीनों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है और वो लोग गुवान की खिदमत में लग जाते हैं और वो लोग सब गुवान के सामने नील डाउन होकर बैठ जाते हैं। लेकिन गुवान उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मुझे वैसे ही ट्रीट करो जैसे पहले किया करते थे। जिस पर दायुल अपने पहले बिहेवियर के लिए गुवान से सॉरी कहती है और वो लोग बहुत ही फॉर्मली उनसे बात करने लगते हैं। यहाँ पे गुवान रुवान से कहता है कि तुमने मुझे पहले फ्रेंड की तरह ट्रीट किया था और मैं अभी यही चाहता हूँ कि हम लोग दोस्त बने रहें। दूसरी तरफ दायुल सॉन्गसिक को बाहर लेकर जाती है और उसकी खूब क्लास लगाती है। वो सॉन्गसिक से कहती है कि हम लोगों ने इतना समय साथ बिताया था तो मुझे इशारा कर सकते थे कि कौन असली बॉस है। इसके बाद गुवान सॉन्गसिक के पास आता है तो देखता है कि सॉन्गसिक का रो रो का बुरा हाल है। सॉन्गसिक रो रो कर कहता है कि तुमने मुझसे पहले डेटिंग शुरू कर दी और तुम दोनों ने अपनी डेटिंग के बारे में मुझसे छुपा कर रखा। वो गुवान के गले लगकर रोने लगता है तो गुवान उससे पूछता है कि क्या दायुल ने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया। अगले दिन हम गुवान और सॉन्गसिक को ऑफिस में देखते हैं जहाँ सॉन्गसिक गुवान को न्यूज़ सुनाता है कि हमारा 100 एनिवर्सरी का इवेंट पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है और लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं और इस वजह से हमारा होटल कोरिया के नंबर 1 होटल में आ चुका है। वहीं हम दूसरी तरफ हुआरंग और उसकी टीम को देखते हैं जहां उसकी टीम गुवान की बहुत तारीफ करती है। लेकिन ये सुनने के बाद हुआरंग उन लोगों से गुस्से में कहती है कि तुम लोग मेरी साइड में हो या गुवान की साइड में। फिर वो उन लोगों से कहती है कि मीटिंग में वही आएगा जो मेरी साइड में है। ये बोलकर वो मीटिंग के लिए चली जाती है। इसके बाद हम मीटिंग में देखते हैं कि इवेंट के सक्सेसफुल होने की वजह से बहुत खुश थे और वो गुवान की बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन हुआरंग कहती है कि हमें इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमारा सेल्स प्राइस और स्टॉक प्राइस वही का वही है और हमारी कंपनी को क्राइसिस का भी सामना करना पड़ रहा है। हुआरंग की ये बात सुनकर सारे बोर्ड मेंबर हुआरंग की हाँ में हाँ मिलाते हैं तो चेयरमैन हुआरंग से इसका सॉल्यूशन पूछते हैं। हुआरंग कहती है कि हमें क्राइसिस को रोकने के लिए कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए ताकि इससे हमारे सेल्स प्राइस और स्टॉक प्राइस को भी फायदा हो। लेकिन गुवान हुआरंग की बात से एग्री नहीं करता और कहता है कि हमें कॉस्ट कटिंग से लॉन्ग टर्म नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होगा। चेयरमैन दोनों की बात सुनने के बाद उन दोनों से कहते हैं कि अगली मीटिंग में तुम दोनों अपने आइडियाज़ और प्रपोजल को लेकर आना और जिसके आइडियाज़ और प्रपोजल अच्छे होंगे उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। उसके बाद हम प्योंगहुआ की मैनेजर को देखते हैं जिसकी प्रमोशन हो चुकी थी और वो इन लोगों को गुड बाय कहने के लिए आती है। लेकिन प्योंगहुआ इसकी प्रमोशन से खुश नहीं होती क्योंकि प्योंगहुआ ने सेल्स बढ़ाने में सारी मेहनत प्योंगहुआ ने की थी और उसकी मेहनत का सारा क्रेडिट उसकी बॉस ले गई थी। इसलिए वो बाहर जाकर अपनी बॉस से मिलती है और उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे सॉरी कहना चाहिए क्योंकि तुमने मेरा यूज़ किया है सेल्स इंक्रीज करने के लिए। सारी मेहनत मैंने की और प्रमोशन तुमने किसी और को दे दी। लेकिन यहाँ पे बॉस उल्टा प्योंगहुआ को ही कहती है कि मुझे तुम्हारा पास्ट पता है, मैं जानती हूँ कि तुम डिवोर्सी हो और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने ये बात सभी से छुपा कर रखी है ताकि ये तुम्हारे परफॉर्मेंस को इफेक्ट ना करे। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद प्योंगहुआ को पास्ट की बातें याद आती है जब प्योंगहुआ ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मैरिज सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर किया था लेकिन उन्होंने उसे रजिस्टर नहीं करवाया था। लेकिन जब उन दोनों का ब्रेकअप होता है तो प्योंगहुआ का बॉयफ्रेंड उसे परेशान करने के लिए उनकी मैरिज रजिस्टर करवा देता है। प्योंगहुआ बहुत कोशिश करती है उसे कैंसिल करवाने की लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता और उसे डाइवोर्स का सहारा लेना पड़ता है। दूसरी तरफ हम हुआरंग और उस मिनिस्टर को देखते हैं जिसे मनाने के लिए हुआरंग ने उसे किंगडी लैंड में इनवाइट किया था। लेकिन वो मिनिस्टर हुआरंग पर बहुत गुस्सा करने लगता है और उसे बहुत बातें सुनाता है। अब यहाँ पर सारंग उन लोगों को सर्व कर रही होती है तो वो मिनिस्टर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए सारंग पर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि तुम इधर उधर घूमकर मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। तो सारंग कहती है कि हम सिर्फ रॉयल मैनर्स को फॉलो कर रहे हैं और अगर आपको कोई और साइट पसंद है तो मुझे बता दीजिए, मैं वहाँ से सर्व करूँगी। लेकिन वो मिनिस्टर सारंग पर और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और वो हुआरंग से कहकर उसे जॉब से निकालने के लिए कहता है। तो हुआरंग भी मिनिस्टर की बात सुनकर मैनेजर से सारंग को जॉब से निकालने के लिए कहती है। लेकिन तभी इतने में वहाँ पर गुवान आ जाता है और वो सारंग को फिर से एक बार प्रोटेक्ट करता है और साथ साथ उस मिनिस्टर को भी मैनर्स सिखाता है। अब गुवान की ये सब बातें सुनकर वो मिनिस्टर और भी आग बबूला हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हुआरंग गुवान से कहती है कि
तुमने हमेशा इस लड़की को प्रोटेक्ट किया है और इसके रेस्क्यू के लिए ही तुमने हेलीकॉप्टर यूज़ किया था। और कहती है कि तुम श्योर हो कि ये तुम्हारी सिर्फ एक एम्प्लॉय है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हुआरंग के जाने के बाद गोवान मैनेजर से कहता है कि अगर फ्यूचर में कभी भी ऐसा हो तो आपको एज अ मैनेजर अपने एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि उसे तुरंत फायर करना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम सारंग को देखते हैं जो अपसेट होती है। तो उसके कोलीग उससे कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो जब भी यहाँ आता है इसी तरह का सीन क्रिएट करता है, इसलिए तुम अपसेट मत हो। अपने कोलीग्स की बात सुनकर सारंग खुश होती है क्योंकि आखिरकार उन लोगों ने सारंग को अपना लिया था। उसके बाद वो लोग हैंग आउट करने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ वो लोग सारंग से कहते हैं कि हमें पहले तुमसे बहुत परेशानी थी क्योंकि तुम्हारी एजुकेशन पूरी हुए बिना तुम्हें इतनी जल्दी प्रमोशन मिल गई थी, लेकिन तुम्हारे हार्ड वर्क को देखकर ये प्रूफ होता है कि तुम ये सब डिजर्व करती थी। अब डिनर खत्म होने के बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद सारंग भी बारिश में भीगती हुई वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पे अम्ब्रेला लिए सारंग को पिक करने के लिए गुवान आता है, जिसे देखकर सारंग बहुत खुश होती है। अब वो दोनों वहाँ पर खड़े होकर बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम हुआरंग को देखते हैं जो किसी से बात कर रही होती है और वो कोई और नहीं बल्कि सोंगसिक होता है। वो सोंगसिक को एक ऑफ़र देती है और कहती है कि अगर तुम मुझे गुवान के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में रिपोर्ट दोगे तो तरक्की तुम्हारे कदम चूमेगी। तो सोंगसिक कहता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आप मुझे कौन सा हाई पोजीशन देंगी। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब हमें आगे पता चलेगा कि सोंगसिक हुआरंग का साथ देता है या नहीं। इसके बाद हम किंगडी लैंड का देखते हैं, जहाँ एक कस्टमर की बेटी की डॉल खो गई थी। तो सारंग उसे ढूंढने के लिए लॉन्ड्री में जाती है और वो वहाँ उस बच्चे की डॉल ढूंढने लगती है। अब सारंग को ऐसा करता हुआ वही लेडी देख लेती है जिसके बारे में डोर कीपर ने सारंग को बताया था। सारंग भी उस लेडी को देखकर उसके पास आती है और उसे गुवान की मॉम के बारे में पूछती है। तो वो लेडी सारंग को गुवान की मॉम के बारे में सारी बात बताती है। ये पता चलने के बाद सारंग तुरंत गुवान को मिलने के लिए बुलाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो दोनों उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक बीच पर आते हैं जहाँ सारंग अपनी मॉम के साथ हमेशा आया करती थी। वो अपनी मॉम से जुड़े सारे मेमोरीज गुवान से शेयर करती है। वेल यहाँ पर सारंग उसे एक फ़ोटो देती है जो उस लेडी ने सारंग को दिया था। वो फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि गुवान की मॉम की होती है। गुवान अपनी मॉम की फ़ोटो देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। तो सारंग कहती है कि तुम्हारी मॉम बहुत ही ब्रेव थी और बहुत ही अच्छी इंसान थी। फिर सारंग गुवान को उस लेडी से मिलने के लिए कहती है ताकि वो अपनी मॉम के बारे में और जान सके। अब यहाँ पे गुवान अपनी मॉम की तस्वीर देखकर इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। दूसरी तरफ हम हुआरंग और उसके हस्बैंड को देखते हैं, जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे डाइवोर्स पेपर साइन करने के लिए देता है, लेकिन हुआरंग साइन करने से मना कर देती है। तभी हुआरंग को उसके बेटे का कॉल आता है। अब वो अपने बेटे से मिलने जाती है जो अब्रॉड से वापस अपनी मॉम से मिलने आया था और उसे बहुत मिस कर रहा था। लेकिन वो अपने बेटे जीहू को वहाँ से वापस जाने के लिए कहती है, जिस पर जीहू भी सैड होकर उसकी बात मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैनेजर सारंग के पास आती है और उसे ड्रीम टीम के बारे में बताती है। वो उसे कहती है कि किंगडी लैंड इस ग्रुप का हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, बल्कि ड्रीम टीम इस ग्रुप का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जहां हमारे बेस्ट एम्प्लॉय को चुना जाता है चेयरमैन की पर्सनल मीटिंग में उन्हें सर्व करने के लिए, और इसके लिए तुम्हें सेलेक्ट किया गया है। अब ये सारी बात सुनकर सारंग के कुलीग बहुत खुश होते हैं। दूसरे दिन सारंग और उसकी टीम चेयरमैन को सर्व करने के लिए दूसरे शहर जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद सारंग जब वो यूनिफॉर्म देखती है तो उसे वो मेड की यूनिफॉर्म की तरह लगती है, लेकिन फिर भी वो उसे पहनने के बाद खुश होती है। चेयरमैन को सर्व करने से पहले ड्रीम टीम के मैनेजर उनसे ड्रीम टीम की क्वालिटी को बताती है कि यहाँ किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होती। इसके बाद जब वो सर्व करने जाते हैं, सारंग वहाँ पर गुवान और यूरी को एक साथ बैठा देखकर हैरान हो जाती है। गुवान भी सारंग को वहाँ देखकर हैरान होता है। तभी चेयरमैन गुवान से कहते हैं कि अगले साल तुम्हारी और यूरी की शादी होगी। अब ये सुनने के बाद सारंग के हाथ से प्लेट नीचे गिर जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।